आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। डबल इंजन की सरकार है जैसा कि आप लोग कहते हैं, तो बीएनसी मिल दोबारा चालू क्यों नहीं हो पाया, या उस स्तर की किसी बड़ी इंडस्ट्री से राजनांदगांव अछूता क्यों? निश्चित रूप से आपके सवाल में ये दम है। तो एक और शराब का विरोध, दूसरी ओर राजस्व बढ़ाने के लिए लगातार शराब दुकानों का खोलना, क्या ये भाजपा का दोहरा मापदंड नहीं लगता? हमारा गुजरात है, मॉडल है जी, उसमें 25-30 साल से शराबबंदी है। तो सबसे ज्यादा है ना? शराब तस्करी हुई है। महिलाओं को ये देंगे, उसको ये देंगे, इसको जी, ये देंगे। बिहार में धान भी अभी जब सरकार बनी तो धान 3100 बिहार में भी अभी धान जब सरकार सुनिए बनी ना, तो धान 3100 में बिहार धान में भी 3100 में एक खरीदेंगे। बस एक ये सब कमिटमेंट बिहार लोग में करते हैं। एक प्रमुख ये दावा है और सवाल भी है कि बस्तर से नक्सलवाद का सफाया सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि अडानी समूह को वहां की जमीन दी जा सके। और एक ही रटा रुटाया नाम है अडानी और अंबानी। इनसे कांग्रेस के भी बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं। काबिल लोगों को दरकिनार करके आपके दबाव में आपकी पुत्री को टिकट दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री के रूप में आपने अपने दामाद को स्थापित कर दिया, तो यह क्या परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता? अपनी बिटिया को टिकट दिलाने के लिए हस्तक्षेप करूंगा, ये अजय सोनी को भी मालूम है। खूबचंद जी राजनीति में अपने लोगों को सपोर्ट अधिक करते, अपने समाज को। नहीं, मेरा सीधा सवाल आपसे है खूबचंद जी कि क्या पहले जिन्हें बनाया गया था वो उस लायक नहीं थे, या फिर बाद में जिन्हें बनाया गया वो दबाव में बनाए गए? मुझे जो सूत्रों से जानकारी है, मुझे विधिवत इसके बारे में डेप्थ में जानकारी नहीं है। छत्तीसगढ़ीयावाद और परदेसीयावाद और लगातार ये चीजें आ रही, इस पर आप क्या कहेंगी? जब 150-200 साल से यहाँ रह रहे हैं तो जो वातावरण को खराब कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़िया हो गए, तो मैं क्यों छत्तीसगढ़िया नहीं हूँ? नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना अजय सोनी। इंडिया टाउन न्यूज के खास कार्यक्रम में जहां हम सवाल नहीं करते, तीखे सवाल करते हैं, तो इंडिया टाउन न्यूज के इस खास कार्यक्रम तीखे सवाल में आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति के पूर्व उपाध्यक्ष और दशकों से भारतीय जनता पार्टी का झंडा थामने वाले, भारतीय जनता पार्टी के उन कद्दावरों के साथ काम करने वाले जो बहुत से लोग इस दुनिया में अब हैं, बहुत से लोग नहीं हैं, लेकिन जो पितृ पुरुष कहलाने लगे। जी हाँ, हमारे साथ आज मौजूद हैं खूबचंद पारख, राजनांदगांव के एक ऐसे नेता जिन्होंने न सिर्फ भाजपा को खड़ा किया बल्कि युवा वर्ग को भी भाजपा की रीति नीति से अवगत कराया। मेरे साथ तीखे सवालों का जवाब देंगे और हर वो जवाब देंगे जो, बड़े गौर से सुनिएगा, उन सवालों के जवाब देंगे जो सवाल ना आज तक उनसे ना किसी ने किया और ना ही वो जवाब जनता के सामने आए। खूबचंद जी, स्वागत करता हूं आपका इंडिया टाउन न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। सीधा और पहला सवाल, आप दशकों से भारतीय जनता पार्टी में हैं, तमाम पदों पर भी रहे, शुरुआत की भाजपा में और आज की भाजपा में क्या फर्क देखते हैं? भाजपा की यात्रा जनसंघ से शुरू हुई थी और वो यात्रा शुरू हुई, उसको कह सकते हैं कि शून्य काल था। आज शून्य से शिखर तक की इस यात्रा में जो समय काल परिस्थिति के अनुसार जो बदलाव आते हैं, जिसको हम स्वाभाविक बदलाव मानते हैं, उसके सिवा कोई चेंज नहीं आया है। हम उन दिनों से जनसंघ में या भाजपा में हैं जब बूंद बूंद से घट भरता है, उस सिद्धांत का पालन करते हुए हर वर्ग के लोगों को थोड़ी थोड़ी संख्या में जोड़कर अपनी लाइन को लंबी करना, विचारधारा को नीचे तक पहुंचाना। 1952 में जब जनसंघ को बनाया गया, उस टाइम जनसंघ पूरे देश में कहीं नहीं था, शून्य था।
उसमें मूल सिद्धांत था एक ऐसी पार्टी का गठन करना जो जिनके लिए सत्ता साध्य न होकर के सत्ता सेवा का माध्यम बने। तो लोग हंसते थे कि बोले अभी तो जिस पार्टी का उदय नहीं हुआ है, जिस पार्टी के जमीन पे नीचे में कोई कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस की तुलना में बहुत छोटी पार्टी है, वो लाखों में है, तो ये शून्य के आसपास है। अब ये पार्टी के लोग बोलते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो राजनीति यानी शासन जो सत्ता है वो हमारे लिए सेवा का माध्यम बनेगा। तो लोग हंसते थे और हंसने के बाद धीरे 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 और विचारधारा पर केंद्रित पार्टी थी जी। जिस पार्टी का गठन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया, उस पार्टी के गठन के 1 साल बाद ही कश्मीर आंदोलन में उनका जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। फिर दूसरे अध्यक्ष बने, फिर दीनदयाल जी बने, उनकी भी रेल यात्रा के दौरान रेल में ही उनकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। लोग बोलते थे कि इनके जो संस्थापक है अब वो ही नहीं रहती, ये पार्टी अब आगे कैसे बढ़ेगी। लेकिन आज ये व्यक्ति केंद्रित नहीं विचारधारा केंद्रित पार्टी थी, इसलिए बिना रुके बिना थके चरैवेती के मंत्र से इसी आपके विचारधारा केंद्रित जो पार्टी, इसी से मेरा दूसरा सवाल है खूबचंद जी। पहले के समय में जो युवा वर्ग थे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, वो लोग काम करते थे। युवा वर्ग आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर युवा जो हैं वो आजकल सोशल मीडिया के भरोसे और बड़े नेताओं के साथ फोटोबाजी करके खुद को प्रमोट करने, मतलब आज का युवा जो है उसी में लगा हुआ है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपका प्रश्न समय के अनुसार सामयिक प्रश्न नहीं है। वो जो परिस्थितियां थी उस टाइम संसाधनों का अभाव था। किसी काम को करना है तो फिजिकली उसके लिए मेहनत करनी पड़ती थी, चलकर नीचे तक जाना पड़ता था। हमारी बात को नीचे तक पहुंचाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया ऐसा कोई माध्यम ये आवश्यक नहीं है कि सोशल मीडिया के अलावा जमीनी स्तर पर काम करना ज्यादा जरूरी है? अरे आप तो व्यवहारिक जीवन की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? राजनांदगांव में एक बड़ी इंडस्ट्री थी बीएनसी मिल, उसमें उस जमाने में 6-7 हजार लोगों को काम मिलता था। अगर आज इंडस्ट्री उससे 3 गुना उत्पादन 4 गुना उत्पादन ज्यादा करती तो भी मुश्किल से 100-125 मजदूरों में वो मिल चल जाती। क्योंकि आजकल जो तकनीकी क्षेत्र में जितनी तरक्की हुई है, किसी बात को नीचे तक पहुंचाना, पहले हम 1 to 1 किसी को फोन किए या किसी के माध्यम से बीएनसी मिल की बात अब जब शुरू हो ही गई है, तो कि छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद 3 साल मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी रहे, उसके बाद फिर 15 साल भाजपा की सरकार रही, 5 साल कांग्रेस के बाद फिर भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है जैसा कि आप लोग कहते हैं। तो बीएनसी मिल दोबारा चालू क्यों नहीं हो पाया, या उस स्तर की किसी बड़ी इंडस्ट्री से राजनांदगांव अछूता क्यों है? देखिए, बीएनसी मिल फिर से चालू क्यों नहीं हुई, ये तो बचकाना सवाल है। जब वो मिल वाइंड अप हो गई, बंद हो गई, उसके सारी मशीन से लेके सब चीज हट गए, कभी उस मिल को फिर से चालू करने का कोई कमिटमेंट नहीं, मतलब हमने बंद भी नहीं करवाया और हमने चालू करने का कमिटमेंट भी नहीं किया। जो पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, उन्हीं लोगों ने उस मिल को बंद करने का पूर्व में निर्णय लिया, और जितने टेक्सटाइल मिल थे वो जगह जगह के अन्य क्षेत्रों के भी बंद हुए। और उसके बाद हमने ये नहीं कहा कि उसको हम चालू करवाएंगे, तो मिल वो बंद जरूर हो गई, लेकिन उसको चालू कराने का कमिटमेंट नहीं था। लेकिन निश्चित रूप से आपके सवाल में ये दम है कि 15 साल डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में यहाँ एक काम करने वाली सरकार, जिसको क्रेडिबल सरकार कहते हैं, रमन सिंह के लिए कहते थे कि वो चाउर वाले बाबा हैं, उनका चिंतन सोच जमीनी स्तर तक जाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जनहित के मुद्दों में, यानी
छत्तीसगढ़ का भी एक आदमी भी भूखा ना रहे, 35 किलो चावल की योजना चलाई। स्किल डेवलपमेंट इंडिया लेवल पर लागू होने से पहले छत्तीसगढ़ में लागू किया, ताकि लेकिन इंडस्ट्री फिर भी नहीं खुली। स्किल के माध्यम से इंडस्ट्री ठीक है, लेंको यहाँ आया था, किसी परिस्थिति के कारण वो बंद हो गया, लेकिन इसके अलावा भी निजी क्षेत्रों में है ना, बीएनसी मिल जितनी बड़ी इंडस्ट्री थी उससे कम ज़्यादा बेस में यहाँ पर निजी क्षेत्रों में इंडस्ट्रियाँ कई खुली है, चल रही है, उसमें लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन तकनीकी क्षेत्र में जो तरक्की हुई है उसके चलते जो उन दिनों मैनुअल पावर की जो वैल्यू थी वो आज की तारीख में कम है। तो जितनी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हजारों, 2000, 4000, 10,000 करोड़ की भी इंडस्ट्री खुलेगी तो इंडस्ट्री रोजगार का विकल्प नहीं है। इंडस्ट्री से ये जरूर हो सकता है कि उसके उत्पादन यहाँ, उसके लिए कच्चा माल बाहर से आए तो गाड़ियों से आए तो लेबर को, मजदूर को वो काम मिल सकता है, जो यहाँ से माल जाए तो उसकी भरने वरने का काम मिल सकता है, गाड़ियाँ ट्रक व्रक चल सकती है, लेकिन उस कारखाने में काम मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। एक लगातार भाजपा कहती है खूबचंद जी की, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भाजपा ने लगातार शराब की खिलाफत की, लगातार भाजपा खिलाफत करती रही है शराब की। लेकिन मौजूदा समय की यदि बात करें तो नए नए जगह जगह पर शराब दुकानें खुलवाई जा रही हैं, प्रीमियम शॉप खुलवाए जा रहे हैं। तो एक और शराब का विरोध, दूसरी ओर राजस्व बढ़ाने के लिए लगातार शराब दुकानों का खोलना, क्या ये भाजपा का दोहरा मापदंड नहीं लगता आपको? देखिए, अगर मैं ऐसा कह के अपनी बात को टालूं कि शराबबंदी संभव नहीं है, तो हमारा गुजरात है, मॉडल है जी, उसमें 25-30 साल से शराबबंदी है। तो सबसे ज्यादा शराब तस्करी वहीं होती है। अरे होती है, यही तो मुश्किल है। तस्करी को रोकना केवल सरकार की जिम्मेदारी है। अजय सोनी जैसे पत्रकार भी हैं और बहुत सारे जनता से जुड़े हुए नुमाइंदे भी हैं, उनको चाहिए कि इसको बार बार लाए, ये तस्करी हो रही है, शराब फिर भी बिकती है, इसकी जानकारी दे और उसको रोकने का प्रयत्न करे। केवल सरकार ही ये सब कुछ करेगी, ये संभव है क्या? गुजरात में, अरे गुजरात में अगर एक रुपए की शराब मिलती होगी और पकड़े जाने पर 2000 रुपए का जुर्माना है, 2000 गुना, तो अब इसके बाद भी कोई कुछ करता है तो उस ओर मत देखिए। सरकार की नीयत साफ है। क्या बिना सरकार के संरक्षण के शराब तस्करी संभव है? जैसा कि आप कह रहे हैं गुजरात के लिए, हाँ, बिना सरकार के संरक्षण के क्या शराब तस्करी संभव है? जिस सरकार की नीयत साफ हो। गुजरात में पहला प्रांत था गुजरात, जिसमें अभी तो अब सब जगह जगह राजनीति में हम जीत कर आएंगे तो ये करेंगे, ये करेंगे, ये देंगे, ये देंगे, महिलाओं को ये देंगे, उसको ये देंगे, इसको ये देंगे। धान 3100 में, सुनिए ना, धान 3100 में खरीदेंगे, ये सब कमिटमेंट लोग करते हैं। लेकिन गुजरात ऐसा प्रांत था जहां मोदी जी ने बिना किसी प्रकार के कमिटमेंट किए 14 साल सरकार चलाई। जहां नियत साफ है वहां पर सरकार के ऊपर शराब तस्करी में प्रश्न चिन्ह लगाना ये अच्छी बात नहीं है। और सरकार कहीं पर भी इस प्रकार की हाँ, पिछली बार जो 5 साल भूपेश बघेल की सरकार थी, वहां कई विधायकों के और कई जनप्रतिनिधियों के और कई गांव के सरपंच और अन्य लोगों के साथ मिल के शराब के तस्करी के खुलेआम मामले यहां पर आए थे। अभी कोई अपवाद में आ जाए, उसके पीछे आप पूरी सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगा दें, ये ठीक नहीं। चलिए, मतलब सीधा कहना है आपका कि सरकार के संरक्षण के बिना भी सरकार, मतलब शराब तस्करी संभव है। अभी आपने कहा कि तमाम तरह के प्रलोभनों के बाद सरकारें बनती है। एनडीए की सरकार बिहार में बनी, सीधे तौर पर 10,000 रुपए का लालच देकर वहां सरकार बनाई गई। सीधा आरोप है कांग्रेस का। अरे भाई देखिए, SIR अभी एक चल रहा है जिसमें वोट में सीधे सीधे
अगर कोई विदेश से आया हुआ आदमी धोखे से अपना नाम चढ़वा लिया है या लोगों को बॉर्डर पार करके बड़ी संख्या में ला के उनका नाम जुड़ गया है, या बहुत से लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी है, बहुत सारे लोग उस स्थान को छोड़कर जा चुके हैं, इसका 2003 में हुआ था। अब उस सामान्य प्रक्रिया को अभी बिहार में भी किया और अन्य कई प्रांतों में हुआ, अभी एक साथ 12 प्रांतों में चल रहा है। तो अभी ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक वोटर लिस्ट में 50-50, 60-60 नाम जो मृत हो चुके हैं, वो रहने के कारण वोट का परसेंटेज भी दिखता है कि कम हुआ करके, उसको रोकने के लिए एक सरकार एक अच्छा प्रयत्न कर रही है। और सरकार चुनाव के टाइम में, उससे पहले कोई भी सत्ता में रहती है, वो आने वाले चुनाव की दृष्टि से तैयारी भी करती है। केवल चुनाव जीतना उद्देश्य नहीं है, जनहित के मुद्दे। आज महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, हर कोई कहता था, लेकिन महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा देने का काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चलिए, बराबरी के दर्जे से छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि से एक सवाल मन में मेरे था, लेकिन आगे का सवाल था, लेकिन अब चूंकि बात हो गई। भारत देश के गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने कहा है कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। बस्तर में लगातार नक्सलियों का एनकाउंटर हो रहा है, सीआरपीएफ और जवान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लगातार नक्सली मूल समाज की मुख्य धारा में जुड़ भी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का और कुछ वामपंथी दलों का और बहुत सारे बुद्धिजीवियों का भी एक प्रमुख ये दावा है और सवाल भी है कि बस्तर से नक्सलवाद का सफाया सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि अडानी समूह को वहां की जमीन दी जा सके। ये तो देखिए, कभी कभी विनाश काले विपरीत बुद्धि का कहावत है। संयोग है कि कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए तो खड़गे जी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही चला रहे हैं। और राहुल गांधी की जो बचकानी हरकतें हैं, उसका निश्चित रूप से राजनीतिक दृष्टि से हर चुनाव में बीजेपी को एक अच्छा लाभ मिलता है। इसलिए हम चाहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के अग्रिम पंक्ति के नेताओं में उनकी भूमिका बनी रहे। अब देखिए, उनको कई चीज़ों में, जैसे किसी बच्चे को कोई लालीपाप दो, है ना, उसके चुस्की लेता है तो मजा आता है। सुनिए ना मेरी बात सुनिए। आप पत्रकार को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल था कि कांग्रेस का आरोप है कि अडानी समूह को भूमि उपलब्ध कराने के लिए ये सब किया जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस का दीपक बैज का एक आरोप यह भी है कि जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, ये जो मारे जा रहे हैं, उनकी प्रोफाइल भाजपा सरकार सामने क्यों नहीं ला रही है? अरे मैं बोलता हूँ, दीपक बैज हो चाहे भूपेश बघेल हो, किसी अच्छे काम का समर्थन करने की बजाय मैं विरोध में हूँ, और विरोध में हूँ तो उसी दिशा में आपको बोल रहा था, केवल लोगों को भटकाना है, वो उसको मजा आ रहा है, चौकीदार चोर है, एक नारा तो लग गया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का अपमान हुआ, इसको जनता समझी, और जब चुनाव के मैदान में गए तो उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। अभी वोट चोर गद्दी छोड़ बोले तो बिहार में भुगतना पड़ा। और इसके अलावा जो कुछ लगता है ये खरीदी में भ्रष्टाचार, इसमें एक भ्रष्टाचार को सिद्ध नहीं कर सके, और एक ही रटा रुटाया नाम है अडानी और अंबानी। इनसे कांग्रेस के भी बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं। कांग्रेस जब भी सत्ता में रही है, इनका पूरी तरह दोहन उन लोगों ने किया है, दोनों का, अडानी का, अंबानी का। इसके अलावा जितने उद्योग के बड़े समूह हैं, उनका दोहन किया है ना। और दोहन करते वक्त वो बुरे नहीं लगते थे। आज उनको इस देश के उद्योग में
और या अन्य कुछ क्रांतिकारी उनके पास साधन है, संसाधन है, पैसा है, सब कुछ है, वो कुछ करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसके नियमों के अनुसार परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके नियमों के अनुसार कहीं जमीन उपलब्ध कहाँ संभावना है उसको तराशना पड़ेगा, उसमें सरकार का जो योगदान हो सकता है उसके लिए वो सरकार से बातचीत करेंगे, पहल करेंगे। ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहेंगे, लेकिन नक्सलवाद अगर छत्तीसगढ़ में और देश में जड़ मूल से समाप्त हो रहा है, इसके साक्ष्य मिल रहे हैं, सरकार के प्रयत्न को लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं। अमित शाह जी ने एक टाइम दिया है कि 26 के इस महीने तक हम नक्सलवाद को जड़ मूल से समाप्त कर देंगे। तो उस अच्छी पहल का स्वागत करने की बजाय अडानी का नाम लेकर एक अच्छी पहल से लोगों का ध्यान बांटने का काम क्यों कांग्रेस करती है? समझ से परे है। भाजपा की हम बात कर रहे थे, ये सवाल आपको थोड़ा सा विचलित कर सकते हैं कि भाजपा लगातार परिवारवाद की खिलाफत करती है कि राहुल गांधी का परिवार हो चाहे किसी का भी परिवार हो, भाजपा लगातार परिवारवाद की खिलाफत करती है। बावजूद उसके आम जनता में चर्चा है कि पिछले दिनों जब छुई खदान में चुनाव हुए तब वहां तमाम जिम्मे काबिल लोगों को दरकिनार करके आपके दबाव में आपकी पुत्री को टिकट दिया गया। उसके बाद एक आरोप यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री के रूप में आपने अपने दामाद को स्थापित कर दिया। तो यह क्या परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता? पहली बात तो मैं राजनांदगांव जिले में रहता हूँ, वो खैरागढ़ जिले का मामला है, इसलिए वहाँ की राजनीति में मेरा दखलंदाजी होना और इस प्रकार का आरोप मेरे ऊपर लगना ये मेरे समझ से परे है। मैंने पहले ही कहा कि अब हम प्रदेश के वरिष्ठ नेता खूबचंद जी से चर्चा करने वाले हैं करके। नहीं तो जिले तक तो सीमित आप हैं नहीं, मगर मैं खैरागढ़ के एक नगर पंचायत की टिकट में अपनी बिटिया को टिकट दिलाने के लिए हस्तक्षेप करूंगा, ये अजय सोनी को भी मालूम है। मेरे जो सिद्धांत है, जो मेरी विचारधारा है, मैं जिस दृढ़ता के साथ, जिस संकल्प के साथ काम करता हूं, उसमें छुईखदान की नगर पंचायत की टिकट में मेरा हस्तक्षेप कहीं से भी नहीं है, न प्रमाणित होता है, नंबर 1। नंबर 2, परिवारवाद की जो डेफिनेशन है बार बार हम लोगों ने स्पष्ट की है कि नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी, ये परिवारवाद हुआ। यानी उनका शीर्ष नेतृत्व है वो इन्हीं लोगों के हाथ में रहे, ये परिवारवाद हुआ, समझे ना। लेकिन एक परिवार में अगर प्रतिभा किसी में है और उसका राजनीति में काम करने की इच्छा होती है, अब जैसे परिवारवाद यानी लालू प्रसाद के बाद तुम्हारा तेजस्वी के बाद कोई उसी परिवार का, या बीच में गैप आया तो राबड़ी देवी या हेमंत सोरेन की बात आई तो पहले पत्नी को बिठाने की बात की है, ये परिवारवाद है। ये परिवारवाद नहीं कि अजय सोनी मतलब परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अन्य पार्टियों पर लागू है। भाजपा में एक तो बताइए परिवारवाद में, अभी तो कि सवाल तो मेरा आपसे वही था। नहीं, एक तो बताइए परिवारवाद में कि जेपी नड्डा हटेंगे तो उनका लड़का बैठेगा, या उसके पहले जो अध्यक्ष थे उनका लड़का बैठा, या यहाँ प्रदेश में जो पूर्व में अध्यक्ष थे उसकी जगह उनका लड़का बैठा, या परिवार का कोई बैठा, एक तो उदाहरण बताइए। चलिए, परिवारवाद के एक चीज और है, मतलब राजनांदगांव की जनता और ज्यादातर लोग ऐसा कहते हैं कि खूबचंद जी राजनीति में अपने लोगों को सपोर्ट अधिक करते हैं, अपने समाज को, अन्य समाज के अलावा। नहीं, मेरा तो राजनीति में भाजपा का जमीन से जुड़ा हुआ छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता मेरा परिवार है, और उसके अलावा जनता के बीच चाहे वो किसी वर्ग का हो
और आज जैसे बीजेपी में, मेरे में और अन्य राजनीतिक दलों में या अन्य कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा ये फर्क हो सकता है कि आज जैसे सत्ता सरकार में बीजेपी है और राजनांदगांव या आसपास या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में रहने वाला कोई कांग्रेस का आदमी भी अगर मानसिक रूप से परेशान है, उसको कोई तकलीफ है, उसकी कोई काम है, तो मैं उसको मदद करता हूँ। मतलब जब मैं कांग्रेस के व्यक्ति को भी मदद करता हूँ उसकी वास्तविक मांगों को लेकर के, तो मैं अपने समाज तक कहाँ से सीमित हो जाऊंगा। चलिए, वास्तविक मांग से आप चेंबर ऑफ कॉमर्स के संरक्षक हैं और कैट के? नहीं, कैट में कहीं पे भी नहीं हूं मैं, लेकिन वो भी व्यापारिक संगठन है। लेकिन अक्सर जब कोई आयोजन होता है, कुछ कार्यक्रम होता है, तो चेंबर ऑफ कॉमर्स के आयोजनों में तो आप दिखते हैं, कैट से आपने एक दूरी बना रखी है। नहीं, मैं चैम्बर का प्रदेश का संरक्षक हूँ। चैम्बर के स्थापना काल से मैं चैम्बर से जुड़ा हुआ हूँ, इसीलिए कैट से है ना। मैंने दूरी नहीं बनाई, मैं कैट का मेंबर भी नहीं हूँ, मैं कैट का सदस्य भी नहीं हूँ। और शहर के बहुत सारे व्यापारियों का कहना है कि आपको कहने के बाद और सूचना देने के बाद भी आप कैट के कुछ कार्यक्रमों में मौजूद नहीं रहते। देखिए, हम तो कई ऐसे कार्यक्रम भी होते हैं जहां पर हमारे वैचारिक दूरी होने के बाद भी निमंत्रण होता है तो हम जाते हैं, समझे ना। लेकिन कैट जो है एक व्यापारिक संगठन जरूर है, लेकिन उसका स्वरूप लोकल नहीं है, जिला स्तर का नहीं है। प्रदेश में एक उसका संयोजक या उसका वो होता है, और जो चैम्बर की अन्य एक्टिविटीज़ है उसको राष्ट्रीय स्तर पर अगर कहीं ले जाना है, उसमें थोड़ा बहुत एक सहयोगी की भूमिका होती है। लेकिन एक संस्था का एक बड़े संगठन के बाद, यानी छत्तीसगढ़ का चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया का सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन है, इंडिया का सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन, उसकी एक्टिविटीज के सामने कोई पैरेलल एक्टिविटीज चलाने की दृष्टि से प्रयत्न करें, वो उनकी सोच है। और मैं कैट में कोई कार्यक्रम आज तक यहाँ पर हुआ है या कैट के लोगों ने मुझसे जुड़कर किसी प्रकार का कोई आग्रह या निवेदन किया है, इस प्रकार का पहल आज तक हुआ भी नहीं है। और निश्चित रूप से चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कैट दो अलग अलग प्रकार की संस्थाएं हैं, अलग अलग मेंबरशिप है। अब आप यहाँ पे मुझे बोलोगे कि आपको कांग्रेस वाले बुलाते हैं तो आप जाते क्यों नहीं, ये तो बचपना वाला प्रश्न हो गया। कांग्रेस से एक हुआ आया बीते दिनों, मतलब कुछ माह पहले भारतीय जनता पार्टी राजनांदगांव के जिला कार्यकारिणी की सूची जारी की गई थी। जितनी जानकारी मुझे है, मुझे ज्यादातर लोगों को है कि संगठन मंत्री साय जी के अनुमोदन के बिना सूची जारी कर दी गई थी। तमाम विवाद भी उसमें हुए हैं। उसके बाद संशोधित सूची भी जारी की गई। मेरा सीधा सवाल आपसे है खूबचंद जी कि क्या पहले जिन्हें बनाया गया था वो उस लायक नहीं थे, या फिर बाद में जिन्हें बनाया गया वो दबाव में बनाए गए, या फिर भारतीय जनता पार्टी की जिला सूची भविष्य में भी अपडेट और हो सकती है? पहले जो सूची जारी हुई उसके बारे में मुझे जो सूत्रों से जानकारी है, मुझे विधिवत इसके बारे में डेप्थ में जानकारी नहीं है। जिले में जो 15, 17, 20 पद होते हैं उसका एक कोर ग्रुप के माध्यम से स्वीकृति लेकर के प्रदेश में उस सूची को अनुमोदन के लिए भेजना पड़ता है, और फिर वो संशोधित करके दे देते हैं। तो जिले के अध्यक्ष के ही लेटर पैड में वो सूची पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर से जारी होता है और बाद में जिले की ओर से जारी होता है। तो शायद यहाँ की सूची जो थी उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी अंतिम जो स्वीकृति प्रदेश से लेना था वो नहीं हुआ। फिर बातचीत करके सूची दी गई, उसमें आंशिक कोई थोड़ा मोड़ा संशोधन हो गया, 1-2 लोग उसमें थे, अब नहीं है।
तो पद में ही रहने से वो सब कुछ होंगे क्या? वो हमारा एक जिम्मेदार कार्यकर्ता है। बिना पद में रह के भी, ये कांग्रेसी नहीं है कि पद के लिए अभी वो बीच में जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए पर्यवेक्षक आए थे, राष्ट्रीय पर्यवेक्षक दिल्ली से। अब उसके बीच मजमा लगा के घूमने फिरने से, भीड़ दिखाने से वो दिखता है कि कुछ प्राप्त करने के लिए लोग घूम रहे हैं। हमारे यहाँ के जिनको बनाया गया था तो भी वो बहुत ज़्यादा मुझे बहुत कुछ मिल गया करके उन्होंने कोई खुशी जाहिर नहीं की, और मान लो एक दो लोगों को हटा भी दिया गया तो उन्होंने कोई उसकी नाराज़गी व्यक्त नहीं की। जिनको वहाँ से हटाया गया है निश्चित रूप से हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उनकी उपेक्षा भविष्य में नहीं होगी। कहीं ना कहीं हम उनका उपयोग करेंगे। प्रदेश में पिछले कई माह से एक नया तरह का माहौल है, छत्तीसगढ़ियावाद और परदेसियावाद। बीते दिनों हेट स्पीच के मामले में अमित बघेल को गिरफ्तार भी किया गया और लगातार ये चीजें आ रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे कि ये सब प्रदेश के लिए उचित है, अनुचित है? अरे ये तो छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर जो लोग हैं, चाहे मैं हूँ चाहे अन्य कोई हो, कहीं न कहीं कोई 150 साल पहले, कोई 200 साल पहले, कोई 500 साल पहले कहीं न कहीं अन्य दूसरे क्षेत्र से आके यहाँ बसा है। मूलतः छत्तीसगढ़ का निवासी वो केवल आदिवासी वर्ग कहलाता है। तो उन आदिवासी वर्ग के अलावा जो अपने आप को छत्तीसगढ़िया होने का दावा करते हैं, वो केवल लोगों के बीच वायुमंडल को प्रदूषित करके आपस में लड़ाने भिड़ाने का काम करते हैं। मैं वर्षों से 150-200 साल से ऊपर से मेरा परिवार यहाँ रहता है, किसी का 300 साल से रहता है, किसी का 200 साल से रहता है। जब 150-200 साल से यहाँ रह रहे हैं तो जो वातावरण को खराब कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़िया हो गए, तो मैं क्यों छत्तीसगढ़िया नहीं हूँ? चलिए एक लाइन में जवाब। एक मेरा आखिरी सवाल, उसके बाद इस चर्चा को मैं समाप्त करूंगा। भारतीय जनता पार्टी 15 साल के बाद एक बार सत्ता में नहीं रही, उसके बाद फिर से सत्ता में आई। तमाम नए नए लोगों को जिम्मेदारियां दी गई, मंडल के अध्यक्ष बनाए गए, आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। राजनांदगांव के वरिष्ठ भाजपा नेता खूबचंद पारख जी को सूची से अलग क्यों रखा गया? देखिए, अवसर सबको मिलना चाहिए। मुझे भी पूर्व में अवसर मिला था, पहले भी जब अवसर मिला तो मैं पद मांगने नहीं गया था। इस दफे अवसर नहीं मिला तो मैं ये कहने नहीं गया कि मुझे क्यों नहीं मिला। पार्टी निर्णय लेती है और कुछ कार्यकर्ताओं को प्रमोट करने के लिए नए लोगों को दायित्व देती है। और आज की तारीख में अगर कोई कहे कि मेरे पास किसी निगम मंडल का मैं चेयरमैन हूँ या मुझे कोई संगठन की दृष्टि से बड़ा दायित्व मिलता तो मेरा कद होता। आप लोगों के बीच जो मेरा व्यापक संपर्क है, मैं बिना पद के ही, मेरे पास वो सब कुछ है जो अन्य किसी के पास पद होने के बाद नहीं है। मैं सक्षम हूँ, राजनीतिक दृष्टि से मजबूत हूँ। मैं मेरे कार्यकर्ता या जनता के सुख दुख में सहभागी बनता हूँ और अपनी पकड़ के चलते मैं उनको मदद करता हूँ। और जब कोई दुखी पीड़ित व्यक्ति आता है उसको मदद करता हूँ तो वो विश्वास लेके आता है कि खूबचंद जी के पास जाने से मेरा काम हो जाएगा। बस मैं इसी विश्वसनीयता को बरकरार रखना चाहता हूँ। पद तो आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। बहुत सारगर्भित चर्चा और तीखे सवालों के वो सब जवाब जो आप जानना चाहते थे। इंडिया टाउन न्यूज के खास कार्यक्रम तीखे सवाल में आज आप रूबरू थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारख जी के साथ। लगभग सभी सवालों का बहुत सारगर्भित जवाब उन्होंने दिया। आने वाले समय में किसी और नेता के साथ, किसी और शख्सियत के साथ करेंगे वो सारा सवाल जो आज तक किसी ने नहीं किया। आज के लिए इतना ही। देश प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए आपके अपने चैनल के साथ, इंडिया टाउन न्यूज के साथ। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।